खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। 5 साल पहले तुम मुझसे बच निकली थी, लेकिन आज उसने कहकहा लगाया, आज तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। देखो जरा, इस जगह को तो किसी परिंदे को भी नहीं पता, इंसान तो दूर की बात है। उसने उसके कंधे को बरहन्ना किया। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, वो चिल्लाई। हिम्मत तो तुम में वही 5 साल पहले वाली है, लेकिन आज तुम कुछ नहीं कर सकती। इस बार कोई फरिश्ता नहीं आ सकता तुम्हें बचाने। उसने उसे बाजू से पकड़कर घुमाया। अब एरा की कमर उसके सीने से लग रही थी। दूर हटो मुझसे, घटिया इंसान। मेरे साथ मेरा रब है, वो करेगा मेरी हिफाजत। वो भेजेगा किसी फरिश्ते को तुम जैसे शैतान को सबक सिखाने के लिए। उसकी आंख से आंसू फिसला, लेकिन उसका दिल अभी भी पुरउम्मीद था कि उसका रब जरूर उसकी इज्जत की हिफाजत करेगा। उस लड़के ने अपना हाथ एरा के गले की तरफ बढ़ाया ही था जब एक जोरदार आवाज से दरवाजा खुला। एरा ने धुंधलाती नजरों से सामने खड़े शख्स को देखा, जिसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ लालगी ही दिखाई दे रही थी। ओए, कौन हो तुम? वो लड़का चिल्लाया। उमर लंबे लंबे डग भरता हुआ उसके करीब आया। उसने एरा का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ किया और एक जोरदार पंच लड़के के मुंह पे रसीद किया। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? वो लड़का उसकी तरफ बढ़ा। उमर ने उसके बाजुओं को उसकी कमर के साथ मोड़कर उसके पेट में 3-4 बार घुटना मारा। वो लड़का दर्द से कराहने लगा। उमर ने उसे कुछ देर के लिए छोड़ा। वो लड़का आस पास अपनी गन ढूंढने लगा। जब उमर ने टेबल पर पड़ी मजबूत चेन उठाकर हाथ में घुमाते हुए उसकी कमर का निशाना लगाया। एरा रोते हुए नीचे बैठी। उसने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। वो बिना कुछ कहे उसे मारे जा रहा था। उस लड़के के कराहने की आवाज बुलंद होती जा रही थी। उमर ने एरा की तरफ देखा। उसकी कमीज कंधे से फटी हुई थी। उसने फिर से अपना रुख उस लड़के की तरफ किया और अपनी पॉकेट से खंजर निकालकर उसके हाथ में गाड़ दिया। पूरे इलाके में उस लड़के की चीख गूंज उठी थी। दानिश अंदर आया। बस करो, हमें वो जिंदा चाहिए। उमर और दानिश जैसे ही अंदर दाखिल हुए थे, उन्होंने मुंह पे मास्क पहने हर तरफ बेहोशी के छोटे छोटे सिलेंडर फेंक दिए थे, जिससे वहां मौजूद सभी आदमी बेहोश हो गए। फिर उमर एरा वाले कमरे की जानिब बढ़ा और दानिश ने वहां का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि ये भी एक स्मगलिंग का अड्डा है। तुम इसे लेकर वापस चलो, मैंने पुलिस को कॉल की है, वो आते ही होंगे, दानिश ने कहा। उमर उसकी तरफ बढ़ा। उसने एरा का दुपट्टा जमीन से उठाकर उसके ऊपर ओढ़कर उसे खड़ा किया। वो रो रही थी। उमर ने उसके रुखसारों को साफ किया। दानिश ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा। वो एक स्मगलर की बहन थी। उसे शक होने लगा कि उमर उसे चाहने लगा है। उसे गाड़ी में बिठाकर उसने घर का रुख किया। वो सारे रास्ते खामोश रही थी। बाहर का तूफान उसके अंदर उठते तूफान के आगे कुछ न था। उसे हैरत हुई कि उमर को कैसे मालूम हुआ वो कहाँ है, लेकिन फिलहाल इसमें ये पूछने की हिम्मत न थी। रात होने को थी। खामोशी से सफर तय हुआ। उमर ने फ्लैट के सामने गाड़ी रोकी। वो मरे कदमों से बाहर निकली। उमर ने दरवाजा खोला और वो भागते हुए अपने कमरे में घुस गई। आर्यान! वो चीखती हुई जमीन पे बैठी। एक लड़का खेत में मौजूद पौधों की आड़ से बाहर निकला। उसने एलाया के बालों को हाथ में सख्ती से जकड़ा। आह! वो दर्द से कराह उठी। उस लड़के ने उसे खींच कर खड़ा किया। अलाया को अपने सर में शिद्दत से दर्द महसूस हो रहा था। अगर अपना फियांसी वापस चाहिए तो मीर फारस की बहन को छोड़ना होगा, हमारी कॉल का इंतजार करना। ये कहते हुए उसने अलाया के कंधे में इंजेक्शन चिपकाया और वो वहीं जमीन पर गिर गई। उसने आर्यान को कंधों पे उठाया और खेत के पार खड़ी अपनी गाड़ी में डाला। फारस कुर्सी पे बैठा था। उसने सामने पड़े कांच के टेबल पर टांगे फैला रखी थीं। बॉस, सलमान ने कहा। फारस ने आंखें खोली। ये रहा वो लड़का। उसने सामने पड़ी कुर्सी पर आर्यान को बिठाया। वो अभी भी बेहोश था। हाथ बांध दो,
फारिस के कहने पे सलमान ने आर्यन के हाथ बांधे। ठीक है, तुम जाओ, फारिस ने कहा तो सलमान कमरे से निकल गया। फारिस ने टेबल पर पड़ा पानी का ग्लास उठाकर आर्यन के मुंह पर फेंका। लंबा सांस खींचते हुए आर्यन को होश आया। उसने बमुश्किल आंखें खोलते हुए अपने सामने बैठे शख्स को देखा। हेलो मिस्टर आर्यन, फारिस के होंठ मुस्कुराए। मीट विद मीर फारिस। उसने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उप्स, तुम्हारे तो हाथ ही बंधे हैं, खैर रहने देते हैं, वो मुस्कुराया। क्यों लाए हो मुझे यहां? आर्यन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें कुछ दिखाना था, उसने टेबल पर मौजूद अपने पांव हिलाते हुए कहा। आर्यन ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। ले आओ, फारिस की ऊंची आवाज में कहने पर उसका आदमी हाथ में एक पैक पकड़े अंदर दाखिल हुआ। रखो। आदमी ने पैक टेबल पर रखा। फारिस ने उसे जाने का इशारा किया। वो बाहर निकल गया। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसने पैक से ईशा के कपड़े बाहर निकाले। आर्यन हैरत से आंखें फाड़े इन कपड़ों को देख रहा था। वो कपड़े खून से लथपथ थे। ये तुम्हारी कजन के कपड़े हैं ना? ईशा के आखिरी दो लफ्ज उसने मुस्कुराते हुए सरगोशी में कहे थे। बुज़दिल इंसान, उस बच्ची पर तशद्दुद किया तुमने, आर्यन चिल्लाया। ईशा को जख्मी हालत में सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अपने मतलब के लिए मीर फारिस कुछ भी कर सकता है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। वो खड़ा हुआ। मैं तुम्हारी उस कजन को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटी सी कुर्बानी देनी होगी। वो उसके पीछे खड़ा हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? आर्यन ने कहा। तुम्हें अपने लोगों से कहकर मेरी बहन को आजाद करना होगा। मुझे मंजूर है, आर्यन जल्दी से बोला। पूरी बात तो सुन लो यार, फारिस मुस्कुराया। वो चलता हुआ वापस अपनी कुर्सी पर बैठा। तुम्हें मेरी बहन से निकाह करना होगा। फारिस ने आर्यन के सर पर बम फोड़ा था। वो ये कैसे कर सकता था? उसकी मोहब्बत तो कोई और थी। उसने जिंदगी गुजारने के ख्वाब तो किसी और के साथ देख रखे थे। आराम से सोच लो, तुम्हारे पास आज रात का वक्त है, कल सुबह तुम्हें फैसला करना होगा। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अलाया कहाँ है? आर्यन ने पूछा, क्योंकि यहां तो वो अकेला था। फिक्र नहीं करो, वो घर पहुंच गई होगी। ये कहते हुए फारिस दरवाजे को पार कर गया। ईशा, आर्यन ने टेबल पर पड़े सुर्ख कपड़ों को देखा। उसकी आंखें भरने लगीं। उस नन्ही जान ने इतना जुल्म कैसे बर्दाश्त किया होगा? ये सोच सोच कर आर्यन का दिल तकलीफ से भर उठा। जायशा बीमार पड़ चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटी थी और लीजा उसे सूप पिला रही थी। मामा, आपने क्या हाल कर लिया है अपना? कुछ ख्याल किया करें। आपकी एक बेटी गई है, दूसरी तो आपके पास है ना? उसने उसे सूप पिलाते हुए कहा। जायशा ने लीजा के सर पर हाथ रखा, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं थी। जिस दिन से ईशा गई थी, लीजा के दिल में ख्याल आया कि जायशा से इरहाम के बारे में बात करे, लेकिन उसकी हालत का सोचते हुए वो खामोश रही। उसने जायशा को मेडिसिन खिलाकर उस पर कंफर्टर ओढ़ा। गुड नाइट। वह जायशा की गाल को चूमते हुए बाहर निकली। पापा, आप भी सो जाएं, उसने आहिल से कहा, जो सोफे पे बैठा लैपटॉप यूज कर रहा था। सोता हूं बेटा, तुम सो जाओ। आहिल ने लैपटॉप से नजरें हटाईं। ओके, गुड नाइट। वो अपने कमरे में दाखिल हुई। बेड पे बैठकर उसने लैंप ऑफ किया। बालों को रबर बैंड से आजाद करके वो बिस्तर पर लेटी। अभी उसे लेटे 1 मिनट भी ना हुआ था जब उसे अपनी कमर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। वो उछली जब किसी ने उसे अपने हिसार में लिया। श्श्श। उसने लीजा के मुंह पे हाथ रखा। इरहाम? लीजा उसका हाथ हटाकर बोली। इरहाम उसे बिस्तर पर लेटाता हुआ उस पे हावी हुआ। वो उसकी गर्दन को चूम रहा था जब लीजा की आंखों के गिर्द आज दिन में होने वाला मंजर घूमने लगा। जब उसने इरहाम के हाथ पर खून लगा देखा था। इरहाम? उसने उसे पीछे हटाया। क्या हुआ? इरहाम को हैरत हुई। मुझे नींद आई है, उसने बहाना घड़ा। तो सो जाओ, किसने रोका है? उसने लीजा के रुखसारों को चूमा। इरहाम, मुझे सोना है, प्लीज अपने कमरे में जाओ, वो तंग आकर बोली। लीजा, क्या हुआ है? इरहाम को उसके लहजे पर हैरत हुई। मैं थकी हुई हूं, मुझे सोना है। ओके, अपना ख्याल रखना। वो बेड से उतरा।
लीजा खामोश रही। वो बराह रास्त उससे कुछ पूछना नहीं चाहती थी। उसे लगा इरहाम उसे कभी सच नहीं बताएगा। वो उसके कमरे से निकल गया था और वो लेटी उसी के बारे में सोचने लगी। तुम्हें कोई भी बचाता तो क्या तुम उसी से मोहब्बत करने लग जाती? वो बिस्तर पर लेटी आर्यान की बात को सोच रही थी। आज उमर ने उसकी इज्जत बेमोल होने से बचाई थी, तो क्या उसे उमर से मोहब्बत करनी चाहिए थी? एक सवाल जो ऐरा ने खुद से किया था। औरत किससे मोहब्बत करती है? जो औरत से मोहब्बत करे या उससे जो औरत को इज्जत दे? ऐरा ने फिर से सवाल किया। ऐरा, क्या तुम्हें आर्यन से मोहब्बत थी या वो तुम्हारा बचपना और जिद थी? ऐरा को आवाज सुनाई दी। उसने आसपास देखा, वहां कोई ना था। शायद ये उसका ज़मीर था, ये उसी की आवाज थी। सही कहता है आर्यन, उसने तो अल्लाह के लिए मदद की थी मेरी। उसने कभी मुझे चाहा ही नहीं था। ऐरा ने सोचते हुए एक तरफ लेटते हुए टांगे सुकेड़ ली। वो मुझे चाहता भी क्यों? 5 साल पहले वो मेरी तरह नादान थोड़ी था जो ऐसे ही किसी अनजान लड़की से मोहब्बत करने लगता। पागल तो तुम थी ऐरा, जो उसके लिए अपना बचपन सुख सब बर्बाद कर रही थी। क्या इसे कहते हैं मोहब्बत? नहीं, मोहब्बत इसे नहीं कहते। जो एक तरफा की जाए वो मोहब्बत नहीं, दीवानापन होता है। हमारे अंदर जो तूफान उठता है वो मोहब्बत नहीं, दीवानापन होता है, जो हमें हमारी जड़ों से खोखला करने लगता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही दीवानापन हमें मौत के मुंह में उतरने पर मजबूर कर देता है। और जिसके लिए हम मर रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, उसे हमारे एक पल की भी खबर नहीं होती। हाँ, ये मोहब्बत नहीं होती। उसने अपनी रुखसार पर फिसलने वाला आंसू सख्ती से मसला था। दरवाजा खटकने की आवाज से वो उठकर बैठी। वो खाना लिए अंदर दाखिल हुआ। कैसी हो? वो कुर्सी पे बैठा। ठीक हूं, वो हाथ मसलते हुए बोली। बुरा ना मानो तो तुमसे एक सवाल पूछूं? उमर ने उसकी तरफ देखा। मेरा तो रोम रोम मुझसे सवाल पूछ रहा है, आप भी पूछ लें, क्या फर्क पड़ता है? वो धीरे से बोली। उमर हल्का सा मुस्कुराया। औरत को मर्द से क्या चाहिए? उमर ने पूछा। इज्जत, उसने फौरन जवाब दिया। अगर वो इज्जत मैं तुम्हें दूं तो? वो खामोश हुआ। हैरन ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं बात को घुमा कर नहीं करना चाहता, ना ही मुझे बात दिल में रखने की आदत है। क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? उमर की बात पर ऐरा हैरान हुई, इतना कि उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अलाया को तकरीबन आधे घंटे बाद होश आ चुका था। उसे बहुत कम मिकदार में बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया था। वो लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई। आसपास देखा तो कोई ना था सिवाय अंधेरे के। आर्यान, उसने जेरे लब उसका नाम पुकारा और गिरती संभलती गाड़ी में बैठी। महावीरा परेशान हो रही थी। कब से वो दोनों घर से निकले हुए थे, कोई कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। तभी घर में अलाया दाखिल हुई। उसे लड़खड़ा कर चलता देखकर महावीरा परेशान हुई। क्या हुआ अलाया? अलाया महावीरा के गले रख के रोने लगी। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? और आर्यान कहाँ है? महावीरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मॉम, वो लोग उसे ले गए, उसने रोते हुए कहा। क्या मतलब, किसे ले गए? आर्यान को। क्या? आर्यान को? महावीरा गिरते हुए सोफे पे बैठी। उस आदमी ने कहा कि हम मीर फारस की बहन छोड़ दें तो वो आर्यान को छोड़ देंगे। महावीरा ने अलाया की तरफ देखा। तो कॉल करो अपनी टीम के लड़कों को और कहो कि वो उसे छोड़ दें। उसने कहा कि हम उनकी कॉल का वेट करें। अलाया ने अपने आंसू साफ किए। या अल्लाह, हम पर रहम फरमा। महावीरा ने हाथ जोड़ते हुए दुआ की। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? महावीरा ने उसे सीने से लगाया। मैं ठीक हूं मॉम, लेकिन आर्यान को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। वो शिद्दत से रोने लगी। नहीं, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालते, उसे कुछ नहीं होगा, बस तुम दुआ करो। माँ ने उसके बालों को सहलाया। फारस घर आया तो ईशा अभी तक सो रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुराया। कदमों की आहट से ईशा की आंख खुली। तबीयत कैसी है? वो शूज उतारता हुआ बोला। अब बिल्कुल ठीक है, वो गनूदगी की आवाज में बोली। और नींद पूरी हो गई? वो वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। हाँ जी, हो गई, ईशा ने जवाब दिया। चलो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो कहता हुआ वॉशरूम घुस गया। लेकिन ईशा को उसकी बात समझ में नहीं आई। किस लिहाज से अच्छा था? वो लेटी यही सोच रही थी जब वो वॉशरूम से बाहर निकला। ईशा ने उसकी तरफ देखा। उसने आज फिर काला कुर्ता
और शलवार पहन रखी थी। शायद वो नाइट में अक्सर यही पहना करता था। वो ईशा को बहुत खूबसूरत लग रहा था, तभी वो टिकटिकी बांधे उसे देखे जा रही थी। टॉवल से बाल खुश करके वो उंगलियां फेरता हुआ बेड की तरफ आया। सबसे पहले उसने लाइट ऑफ की, फिर अपनी जगह पर लेट गया। वो खामोशी से लेटी रही। कुछ देर गुजरने के बाद फारिस का हाथ उसकी कमर के नीचे आया। उसने ईशा को अपने ऊपर लेटाया। ईशा उसके अचानक अमल पर हैरान रह गई। उसकी गर्दन में हाथ डालते हुए फारिस ने उसके होंठों को गिरफ्त में लिया। ईशा ने आंखें सख्ती से बंद की। कुछ देर गुजरने के बाद फारिस ने उसे बेड पे लेटाया। लम्स अभी भी जुदा ना हुआ था। ईशा के पूरे वजूद में उधम सी मच गई। उसने फारिस को पीछे हटाया। आप क्या करने वाले हैं? वो धड़कते दिल के साथ बमुश्किल बोली। वो तो करके ही दिखाऊंगा ना, ऐसे कैसे बताऊं? उसने उड़कर अपनी शर्ट उतारी। खिड़की से आती चांद की रोशनी में ईशा उसे देख सकती थी। उसके इरादे भाम कर ईशा के 14 तबक रोशन होने लगे। वो फिर से उस पे हावी हुआ। फारस, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे क्या ना कहे। कहो मेरी जान। फारस ने उसके निचले होंठ को गिरफ्त में लिया। शिद्दत की वजह से ईशा के मुंह से आवाज निकली। फारस ने उसे उठाते हुए उसकी शर्ट को ऊपर खींचा। कुछ देर बाद कमरे में सिर्फ तेज सांसों की आवाज सरगोशी कर रही थी। ईशा के नाखून फारस की कमर में गड़ चुके थे। मैंने तुम्हें आज सुबह तक का टाइम दिया था, बताओ क्या सोचा फिर तुमने? फारस का आदमी मोबाइल आर्यन के कान को लगाए बैठा था, जिसमें से फारस की आवाज आर्यन को सुनाई दी। आर्यन की आंखें बंद की। एक तरफ उसकी मासूम कजन थी और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। वो किसकी कुर्बानी देता उसकी समझ से बाहर था। अगर फैसला करने में मुश्किल हो रही है तो मैं तुम्हारी ये मुश्किल हल कर सकता हूं। फारस ने दूर से ईशा के कमरे के पास काकरोच फेंका, जो रेंगता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हो गया। ईशा ने जैसे ही काकरोच देखा वो चीखें मारने लगी। तभी फारस ने कमरे के दरवाजे के पास मोबाइल किया। आर्यन को लगा वो उस पर तशद्दुद कर रहा है। प्लीज रुक जाओ, उसे तकलीफ मत दो, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, वो तेजी से बोला, जिस पर फारस मुस्कुराया। गुड, वहां के बात होगी। फारस ने कॉल डिस्कनेक्ट की और कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ? वो अनजान बना। फारू, वो देखो काकरोच। वो बेड पे खड़ी उछल रही थी। फारस अपनी हंसी दबाता हुआ काकरोच के पास गया और उसे हाथ से उठाकर खिड़की से बाहर फेंका। ईशा हक्की बक्की फारस को देखने लगी। आपने हाथ से काकरोच उठाया? वो आंखों को मोटा किए बोली। जब तुम्हें उठा सकता हूं तो काकरोच क्या चीज है? वो मुस्कुराता हुआ उसके पास आया। दूर रहे मुझसे, काकरोच वाले गंदे हाथ धोकर आए, नहीं बल्कि नहा कर आए। आप काकरोच के सारे जर्म्स आपको लग गए हैं, वो मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए बोली। ठीक है, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। वो वार्डरोब की तरफ बढ़ा। फ्रेश तो उसे वैसे भी होना था। उसने सोचा चलो इसी बहाने बीवी की नजर में नंबर भी बढ़ जाएंगे कि वो उसकी कितनी बात मानता है। फारिस के वॉशरूम जाने के बाद ईशा नीचे बैठी। उसे अपने पापा की याद आने लगी थी। जब एक बात ऐसे ही वो काकरोच से डरती हुई चीख रही थी तो आयल ने काकरोच को मारा था। 10 मिनट बाद फारिस कमरे से निकला तो ईशा रो रही थी। वो इस खिलाफे तवक्को अमल पर हैरान हुआ। क्या हुआ? वो तेजी से उसके पास आया। पापा की याद आ रही है, उसने हिचकियों में रोते हुए कहा। फारिस परेशान हुआ। फिलहाल तो उसके लिए नामुमकिन था उसके घर वालों से मिलवाना, और वो थी कि बच्चों की तरह रो रही थी। ईशा रो मत, किसी दिन मिलवा दूंगा तुम्हारे पापा से, आई प्रॉमिस। वो उसके रुखसार साफ करता हुआ बोला। मुझे आज ही मिलना है, प्लीज मिलवा दें, बहुत याद आ रही है पापा की। वो उसके सीने से लगी। देखो, पिछली बार मैं तुम्हें उनसे मिलवाने जा रहा था, उन्होंने क्या किया था तुम्हें याद है ना? वो सब तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं। क्या तुम मेरे बगैर रह लोगी? उसने ईशा का चेहरा हाथों के प्याले में लिया। ईशा उसकी तरफ देखने लगी। वो उसके बगैर कैसे रह सकती थी? उसने नफी में सर हिलाया। फिर कुछ दिन रुक जाओ, मैं मिलवा दूंगा तुम्हें उनसे, आई प्रॉमिस। ईशा ने रोते हुए अस्बात में सर हिलाया तो फारिस ने शुक्र अदा किया। मैंने नाश्ता ऑर्डर कर लिया, तुम कर लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ, लेट आऊंगा, ओके?
आप क्यों जा रहे हैं? प्लीज मत जाएं। वो फिर से उसके सीने से लगी। आज जरूरी काम है, कोशिश करूंगा जल्द आ जाऊं, तुम परेशान नहीं होना, ठीक है? ओके, ईशा ने कहा। फारिस उसके रुखसार को चूमते हुए पीछे हटा।